हेलो एवरीवन, वेलकम टू साक्षी's विद्या साधना। इस वीडियो लेक्चर में हम पढ़ेंगे क्लास 10 ज्योग्राफी चैप्टर 4 एग्रीकल्चर। ये पार्ट थर्ड है जिसके अंदर हम क्रॉपिंग पैटर्न्स को डिस्कस करने वाले हैं। देखेंगे राबी की फसल, खरीफ फसल एंड ज़ैद फसल को, कौन सी फसल कब उगाई जाती है, कब हार्वेस्ट की जाती है, कौन कौन से क्रॉप्स इन फसल की कैटेगरी में आते हैं, ये भी हम इस वीडियो के अंदर देखने वाले हैं। हमने पढ़ा है ज्योग्राफी के अंदर क्लास 9th में हमने देखा था, और वैसे भी हम जानते हैं कि कितनी ज़्यादा फिजिकल डाइवर्सिटीज़ हैं हमारे कल्चर को लेके इंडिया के अंदर, है ना। और ये सब रिफ्लेक्ट करता है एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस में भी। कल्चर डिफरेंट है तो एग्रीकल्चर करने की जो प्रोसेस है वो डिफरेंट पार्ट्स ऑफ कंट्री में डिफरेंट है। जैसे नॉर्थ ईस्ट में कुछ अलग प्रक्रिया होती है, नॉर्थ में कुछ और, साउथ के लोग कुछ अलग तरह से करते हैं। ऐसा डिफरेंट चीज़ें हमें देखने को मिलती हैं हमारी कंट्री के अंदर। वेरियस टाइप ऑफ फूड्स एंड फाइबर क्रॉप्स, वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, स्पाइसेस एंड कॉन्डिमेंट्स एटसेट्रा कॉन्स्टिट्यूएंट सम ऑफ द इम्पॉर्टेंट क्रॉप्स ग्रोन इन द कंट्री। और तो और बहुत तरह तरह की चीज़ें हैं जो हमारे इंडिया में, हमारे भारत में उगाई जाती हैं, चाहे फिर वो मसाले हों, फ्रूट्स हों, सब्जियां हों, फाइबर क्रॉप्स हों या कोई और चीज़ हो। इंडिया के अंदर दरअसल 3 मेन क्रॉपिंग सीजन होते हैं, रबी, खरीफ और ज़ैद, जिसका नाम आपने ऐसे सुना होगा, रबी की फसल, खरीफ की फसल और ज़ैद की फसल। पहले बात करें अगर रबी क्रॉप की, रबी की फसल की, तो इनको बोया जाता है, आर सोन इन विंटर फ्रॉम अक्टूबर। तो विंटर में ठंड के टाइम पे इनको बोया जाता है अक्टूबर से दिसंबर के बीच में, और ये फसल काटने के लिए तैयार हो जाती है समर में, अप्रैल से जून के बीच में। और अगर राबी फसल की बात करी जाए तो वो कौन सी होती हैं, जैसे कि बीट, बार्ले, पीस, ग्राम एंड मस्टर्ड। दो these crop are grown in large parts of India states from north and northwestern parts। जो मैंने अभी आपको राबी की फसल बताई वो किन किन इलाकों में ज़्यादा होती है, तो वो नॉर्थ और नॉर्थ वेस्ट पार्ट्स हैं जो इंडिया के वहाँ पर होती है, जैसे कि पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, जम्मू एंड कश्मीर, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश। ये कुछ ऐसी जगह हैं जहाँ पर वीट काफ़ी ज़्यादा उगाया जाता है, जो कि एक इम्पॉर्टेंट रबी क्रॉप है। Availability of precipitation during winter months due to the western temperate cyclone helps in the success of these crops। अब यहाँ पर ये इतने अच्छे से क्यों उग पाते हैं, क्योंकि मैंने आपको क्लास 9 चैप्टर 4 में क्लाइमेट के अंदर ये समझाया था। अगर आपने मेरी वो वीडियो नहीं देखी है तो देख लेना, और हो सकता है आप में से बहुत लोगों ने मेरी वो वीडियो ना देखी हो, आपने किसी और टीचर से पढ़ा हो, समझ में आ गया हो तो ओके, वरना आप मेरी वीडियो को देख सकते हैं। वहाँ से आपको पता पड़ जाएगा कि कौन सा साइक्लोन की बात करी जा रही है जिसमें विंटर में भी बारिश होती है, उसकी वजह से भी क्रॉप्स काफ़ी अच्छे से उगते हैं। और कुछ तो ये भी अच्छी बात है कि जो ग्रीन रेवोल्यूशन आई थी ना, उसकी वजह से भी पंजाब, हरियाणा और वेस्टर्न उत्तर प्रदेश और कुछ पार्ट्स राजस्थान के ऐसे हैं जहाँ पर रबी की फसल में काफ़ी ज़्यादा ग्रोथ देखी गई है। खरीफ क्रॉप की अगर बात करी जाए, ये तब होता है जब मॉनसून आने वाला हो डिफरेंट कंट्रीज़ में, ठीक है, और इसको हार्वेस्ट किया जाता है सितंबर से अक्टूबर के टाइम पे। मॉनसून की स्टार्टिंग टेक्निकली अगर बोला जाए तो 1 जून से होती है, ठीक है। तो हमने क्या देखा कि खरीफ की जो फसल होती है वो मॉनसून में हम स्टार्ट करते हैं उसको उगाना, और सितंबर अक्टूबर में हार्वेस्ट कर लेते हैं। अब वो कौन सी होती है खरीफ की फसल, तो वो होती है पैडी, मेज, ज्वार, बाजरा, तूर जिसको हम अरहर की दाल कहते हैं, मूंग की दाल, उड़द की दाल, कपास, कॉटन, जूट, मूंगफली, सोयाबीन। तो ये सारी खरीफ की फसल है ना। और कुछ ऐसे एरिया जहाँ पर राइस सबसे ज़्यादा उगाया जाता है वो है असम, वेस्ट बंगाल और कोस्टल इलाके, मतलब तटीय इलाके समुद्र के पास के, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, तमिलनाडु, केरला, महाराष्ट्र, और सबसे ज़्यादा कोंकण कोस्ट पे होता है, उसके साथ उत्तर प्रदेश और बिहार में भी। Recently, paddy has also become an important crop of Punjab and Haryana. In states like Assam, West Bengal and Odisha,
3 crops of paddy are grown in a year. These are Os, Aman and Boro. आसाम के अंदर पैडी की 3 फसल होती हैं, Os, Aman and Boro. In between the Rabi and Kharif season, there is a short season during the summer months known as Z season. तो रबी और खरीफ के सीजन के बीच में एक छोटा सा समर का सीजन आता है, क्रॉपिंग सीजन, जिसको हम जेड सीजन कहते हैं. सम ऑफ द क्रॉप्स प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग जेड आर, तो ये कुछ क्रॉप्स हैं, वाटरमेलन, मस्क मेलन, कुकुम्बर, वेजिटेबल्स और फॉडर क्रॉप्स. और जो शुगर केन होता है वो भी इस टाइम पे आता है, बट उसको लगभग 1 साल लग जाता है ग्रो करने में. बात करते हैं कुछ मेजर क्रॉप्स के, मतलब जो काफ़ी ज़्यादा उगाए जाते हैं इंडिया में. अ वेराइटी ऑफ फूड एंड नॉन फूड क्रॉप्स आर ग्रोन इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री डिपेंडिंग अपॉन द वेरिएशन इन सॉइल, क्लाइमेट एंड कल्टीवेशन प्रैक्टिसेस. तो बहुत ही डिफरेंट वेराइटी के क्रॉप्स उगाए जाते हैं इंडिया में. क्यों? क्योंकि इंडिया का जो तरीका है हर चीज़ को उगाने का, कल्चर अलग है इंडिया का, ठीक है. तो कल्चर अलग है तो खान पीन भी अलग है लोगों के, और कंट्री में सॉइल, क्लाइमेट सब कुछ अलग अलग है. जो क्रॉप्स उगाए जाते हैं इंडिया में वो है राइस, व्हीट, मिलेट्स, पल्सेस, टी, कॉफ़ी, शुगर केन, ऑयल सीड्स, कॉटन एंड जूट. तो ये कुछ क्रॉप्स वो हैं जो ज़्यादातर इंडिया में उगाए जाते हैं, मतलब मेजर क्रॉप्स हैं. एक एक करके हम इन्हें देखने वाले हैं. राइस क्या है? एक स्टेपल फूड है. अगर हम इंडिया के लोगों की बात करें तो व्हीट से भी ज़्यादा उन लोगों की संख्या है जो राइस खाते हैं. और हमारी कंट्री सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है वर्ल्ड में आफ्टर चाइना राइस की. राइस एक खरीफ क्रॉप है जिसको हाई टेम्परेचर चाहिए, लगभग 25 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा, और इसको हाई ह्यूमिडिटी भी चाहिए रहती है. काफ़ी ज़्यादा एनुअल रेनफॉल होनी चाहिए, मतलब पूरे साल में बारिश लगभग 100 सेंटीमीटर से ज़्यादा होनी चाहिए. जहाँ पर कम बारिश होती है, रेनफॉल कम होता है, वहाँ पर इरिगेशन की मदद से राइस को उगाया जाता है. तो राइस का देखो, जब उगाते हैं, जब पौधे बड़े होते हैं तो कुछ इस प्रकार से दिखता है राइस फील्ड. और उसके बाद जब राइस रेडी हो जाते हैं, हार्वेस्ट के लिए फसल तैयार हो जाती है, तो कुछ इस प्रकार से दिखते हैं. Rice is grown in the plains of north and northeastern India, coastal areas and deltic regions. तो जो नदी के आसपास के इलाके हैं वहाँ पर राइस को उगाया जाता है, और नॉर्थ और नॉर्थ ईस्टर्न इलाकों में भी उगाया जाता है. Development of dense network of canal irrigation and tubewells have made it possible to grow rice in area of less rainfall, such as Punjab, Haryana, Western Uttar Pradesh and parts of Rajasthan. तो इतने अच्छे से जो कैनाल इरिगेशन हुआ है, नहर बनाई गई हैं और ट्यूबवेल्स बनाए गए हैं, उस सब की मदद से क्या हो गया, जिन इलाकों में कम बारिश होती थी वहाँ पर भी अब इजीली कल्टीवेशन करा जा सकता है राइस का. तो वो होता भी है, जैसे पंजाब, हरियाणा, वेस्टर्न उत्तर प्रदेश के इलाके हैं आगरा मथुरा बेल्ट वाले, और कुछ हिस्से राजस्थान के भी. नाउ हम बात करते हैं व्हीट की. व्हीट सेकेंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट सीरियल है, अनाज है, और ये मेन क्रॉप भी है. अगर हम बात करें नॉर्थ और नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट ऑफ द कंट्री की, मतलब लोग ज़्यादातर चावल के अपेक्षा व्हीट खाते हैं नॉर्थ के लोग, जैसे राजस्थान हो गया, यूपी हो गया, बिहार हो गया. दिस रबी क्रॉप रिक्वायर्स अ कूल ग्रोइंग सीजन एंड ब्राइट सनशाइन एट द टाइम ऑफ राइपनिंग. तो इसको थोड़ा ठंडा टाइम चाहिए रहता है और हल्की हल्की सी धूप चाहिए रहती है जब ये पक रहा होता है. याद रखिएगा, राइस एक खरीफ क्रॉप है, हमने पढ़ा अभी, और व्हीट एक रबी क्रॉप है. इसको कितनी रेनफॉल चाहिए रहती है? तो राइस से कम है, 50 से 75 समथिंग रेनफॉल इसको चाहिए रहती है. देयर आर 2 इम्पॉर्टेंट व्हीट ग्रोइंग जोन्स इन द कंट्री. तो 2 ऐसे इलाके हैं हमारी कंट्री के जहाँ पर व्हीट उगाया जाता है सबसे ज़्यादा, जैसे कि गंगा सतलज का प्लेन है नॉर्थ वेस्ट में, और जहाँ पर ब्लैक सॉइल होती है दक्कन में, यहाँ पर व्हीट ज़्यादा उगाया जाता है. और कुछ स्टेट्स जहाँ पर व्हीट उगाया जाता है वो हैं पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार और राजस्थान. अब हम बात कर लें कुछ मिलेट्स की. तो मिलेट्स के अंदर आते हैं ज्वार, बाजरा और रागी.
ये बहुत इंपॉर्टेंट मिलेट्स हैं जो कि इंडिया में उगाए जाते हैं, खाए जाते हैं। ये कोर्स ग्रेन की कैटेगरी में आते हैं। ये कुछ ऐसे अनाज हैं जिनकी न्यूट्रिशनल वैल्यू काफ़ी ज़्यादा होती है। जैसे कि रागी की बात करें, रागी के अंदर बहुत ज़्यादा आयरन, कैल्शियम और दूसरे माइक्रो न्यूट्रिएंट्स होते हैं और काफ़ी मात्रा में रफेज भी होता है। ज्वार इज द थर्ड मोस्ट इम्पॉर्टेंट फूड क्रॉप विद रिस्पेक्ट टू द एरिया एंड प्रोडक्शन। और इन सब के बाद व्हीट और राइस के बाद जो सबसे ज़्यादा उगाया जाता है, अगर सीरियल की बात करें तो वो है ज्वार। It is a rain-fed crop mostly grown in the most moist areas which hardly needs irrigation. Major ज्वार producing states are, तो ज्वार कहाँ पर होता है ज़्यादा? महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और मध्य प्रदेश के इलाकों में ज्वार उगाया जाता है। बाजरा की बात करें तो बाजरा ग्रो करता है सैंडी सॉइल के अंदर और जहाँ पर ब्लैक सॉइल हो। मेजर बाजरा प्रोड्यूसिंग स्टेट्स कौन से होंगे जहाँ पर सैंडी सॉइल होगी? जैसे कि राजस्थान, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात, हरियाणा, ऐसी जगह। ठीक है। रागी एक ऐसा क्रॉप है जो कि ड्राई रीजन्स में होता है जहाँ पर सूखा होता है और ये रेड ब्लैक सॉइल, सैंडी, लोमी और शैलो ब्लैक सॉइल में बहुत अच्छे से होता है। मेजर रागी प्रोड्यूसिंग स्टेट्स कौन सी होंगी? कर्नाटक, तमिलनाडु, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, झारखंड एंड अरुणाचल प्रदेश। तो ये हो गई बात बाजरा, ज्वार और रागी की। अब देखते हैं मेज। मेज की अगर बात करी जाए तो ये एक ऐसा क्रॉप है जिसको हम फूड और फॉडर दोनों तरीके से यूज़ कर सकते हैं, मतलब अपने खाने के लिए भी और अपने जो वो होते हैं हमारे जानवर होते हैं, कैटल होते हैं, उनके लिए चारे के रूप में भी इसका उपयोग किया जाता है। ये एक खरीफ क्रॉप है जिसको टेम्परेचर चाहिए 21 डिग्री सेल्सियस से लेकर 27 डिग्री सेल्सियस के बीच में, और तो और ये ओल्ड एलुवियल सॉइल में भी काफ़ी अच्छा उगता है। कौन सी स्टेट में होता है ये? तो जैसे बिहार जैसी स्टेट्स हैं वहाँ पर मेजरली मेज को उगाया जाता है इन रबी सीजन। यूज ऑफ मॉडर्न इनपुट सच एज HYV सीड्स, हाई यील्डिंग वेराइटी सीड्स, जो कि ग्रीन रेवोल्यूशन के दौरान इनका ज़्यादा आगमन हुआ था इंडिया के अंदर, तो इनको लेकर और फर्टिलाइजर्स की मदद से, अच्छे खासे इरिगेशन की मदद से काफ़ी ज़्यादा मेज का जो प्रोडक्शन है वो बढ़ा है टाइम के साथ साथ। मेजर मेज प्रोड्यूसिंग स्टेट्स जो हैं वो हैं कर्नाटक, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना। आपको ये भी पता होना चाहिए कि कौन सी स्टेट्स इनको उगा रही हैं, कैसा क्लाइमेट है, कैसी सॉइल है, ये सब आपको पता होना चाहिए। ये एक मैप दिया हुआ है। वीट की अगर बात करी जाए तो ये कुछ ऐसी जगह हैं जो थोड़ा डार्क है, वहाँ पर मेजर एरिया है जहाँ पर वीट उगाया जाता है, और जो लाइट कलर है वो ऐसे एरियाज हैं जहाँ पर कम थोड़ा वीट उगाया जाता है। तो अगर मेजर एरिया की बात करें तो देखो इसमें दिल्ली का रीजन आ रहा है, थोड़ा सा राजस्थान का रीजन आ रहा है, हरियाणा का रीजन आ रहा है, पंजाब का आ रहा है, उत्तर प्रदेश तो मोस्टली पूरा से ही आ रहा है ना, और काफ़ी ज़्यादा हिमाचल का, उत्तराखंड का रीजन भी आ रहा है। और अगर हम माइनर की बात करें तो देखो थोड़ा सा गुजरात का थोड़ा सा एरिया आ रहा है, राजस्थान का थोड़ा सा, महाराष्ट्र का थोड़ा सा एरिया आ रहा है, बिहार का एरिया आ रहा है। तो इस तरीके से हम समझ सकते हैं। आपको पता होना चाहिए ये समझने के लिए कि कौन सी स्टेट कहाँ पर है इंडिया के मैप में। अगर हम पल्सेस की बात करें, दालों की बात करें, तो इंडिया एक लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है और उसके साथ साथ कंज्यूमर भी है पल्सेस का। पल्सेस के अंदर बहुत ज़्यादा प्रोटीन होता है जो कि वेजिटेरियन डाइट के लिए काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि वेजिटेरियन चिकन वगैरह तो खाते नहीं हैं। तो प्रोटीन की पूर्ति करने के लिए हमें अपनी डाइट में दालों को शामिल करना चाहिए, और हम करते भी हैं। आमतौर पे हर घर के अंदर डेली दाल तो बनती ही बनती है एक सब्जी के साथ। तो मेजर पल्सेस दैट आर ग्रोन इन इंडिया आर, तरह तरह की दाल होती हैं। तुअर की दाल जिसको हम अरहर की दाल कहते हैं, माय फेवरेट, उड़द की दाल, मूंग की दाल, मसूर की दाल, पीस, ग्राम मतलब चने वगैरह, ये भी तो दाल का एक रूप ही है। तो आप मतलब ये बता सकते हो गया कि कौन सी दाल खरीफ सीजन में होती है और कौन सी रबी सीजन में। तो ये काम मैं आपके ऊपर छोड़ती हूँ, सर्च करिए और कमेंट सेक्शन में बताइए, इससे आपको थोड़ा सा ज्ञान भी मिलेगा, और जब आप खुद से सर्च करके लिखोगे तो याद होगी चीज़, और दोबारा कमेंट सेक्शन में जब लिखोगे ना खुद से बिना देखे तो रिपीट हो जाएगी, तो दिमाग में एकदम फिट हो जाएगा। पल्सेस को जो ना बहुत कम मॉइस्चर की ज़रूरत होती है और वो सूखी कंडीशन में भी उग जाती हैं, इसलिए हमारे जो लोग हैं
फार्मिंग के लिए जो बताते हैं क्या करना चाहिए कैसे नहीं करना चाहिए, तो हमारे पॉलिटिशियंस बोलते हैं कि आप फार्मर्स को बोलते हैं कि आप पल्सेस पे भी ध्यान दीजिए। आप ज़्यादातर फार्मर्स क्या करते हैं कि वो राइस या व्हीट पे ही ध्यान देते हैं, तो उनको पल्सेस पे भी ध्यान देना चाहिए, क्योंकि पल्सेस ऐसी चीज़ है कि वो ड्राई सीजन में भी, ड्राई कंडीशन में भी उग जाती है और पानी की भी कम ज़रूरत होती है। Being leguminous crop, all these crop except अरहर help in restoring soil fertility by fixing nitrogen from the air। और सबसे अच्छी बात क्या होती है, बस एक अरहर को हटा दो, अरहर दाल को हटा दो, बाकी सारी दाल ऐसी होती हैं जो लेग्यूमिनस क्रॉप होती है, मतलब ये सॉइल को मदद करती हैं उसकी फर्टिलिटी को फिक्स करने में, क्योंकि इनके जो रूट्स होती हैं उनके अंदर एक बैक्टीरिया होता है राइजोबियम, ये हेल्प करता है नाइट्रोजन फिक्सेशन में एयर से। देयरफॉर इसी वजह से इन फसलों को दाल की हम रोटेशन में यूज़ करते हैं दूसरे क्रॉप के साथ। और कौन कौन सी वो स्टेट्स हैं जो कि दाल उगाने में नंबर 1 है, तो नंबर 1 है मध्य प्रदेश। अगर दालों की बात आती है, इवन सोयाबीन तो मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा होता है, देन राजस्थान, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश एंड कर्नाटका। फूड क्रॉप्स अदर देन ग्रेन्स, अगर हम कुछ ऐसे चीज़ों की बात करें जो अब ग्रेन्स नहीं है, अनाज नहीं है, हमने बात कर ली गेहूँ की, चावल की, दालों की, मक्का की, बाजरा की, रागी की, है ना। अब हम बात करेंगे कुछ ऐसी चीज़ों की जो कि ग्रेन्स नहीं है, तो जैसे कि शुगर केन। शुगर केन कहाँ पर होता है, ये ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल क्रॉप्स है, समझ रहे हो, मतलब इक्वेटर के आसपास के जो इलाके हैं, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के आसपास के जो इलाके हैं, वहाँ पर शुगर केन उगाया जाता है, क्योंकि इसको थोड़ा सा हॉट और ह्यूमिड क्लाइमेट की ज़रूरत होती है। लगभग 21 डिग्री सेल्सियस से लेकर 27 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए। रेनफॉल होनी चाहिए 75 सेंटीमीटर से लेकर 100 सेंटीमीटर तक, और जहाँ पर रेनफॉल कम होगी वहाँ पर इरिगेशन का यूज़ किया जाएगा। और तो और इसको हम बहुत तरह तरह की सॉइल्स में भी उगा सकते हैं, लेकिन गन्ने की खेती में मैनुअल लेबर की ज़रूरत होती है, बुआई से लेके हार्वेस्टिंग तक, मतलब कटाई तक, बीज डालने से लेके जब फसल कट के तैयार होती है तब तक मैनुअल इंसानों की ज़रूरत होती है, लेबर की ज़रूरत होती है इसमें। और इंडिया सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है शुगर केन का ब्राज़ील के बाद। चीनी किससे बनती है, गुड़ किससे बनती है, खंड सरी किससे बनती है, मोलासेस किससे बनती है, इन सबका जो सोर्स है वो शुगर केन है। शुगर केन को जो उगाने वाली स्टेट्स हैं वो है उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, बिहार, पंजाब एंड हरियाणा। तो ये थी बात शुगर केन की। अब हम कुछ ऑयल सीड्स देखते हैं। ऑयल सीड्स क्या है, ऐसे बीज, ऐसे क्रॉप्स के बारे में पढ़ने वाले हैं जिनसे हम तेल बनाते हैं, सरसों का तेल, मूंगफली का तेल, ये सब। In 2016, India was the second largest producer of groundnut in the world after China। तो आप समझ रहे हैं, ग्राउंडनट मूंगफली का सबसे सेकेंड नंबर पे सबसे बड़ा प्रोड्यूसर था, मतलब सबसे ज़्यादा मूंगफली उगाने वाला जो कंट्री था 2016 में, वो कौन था, हमारा इंडिया था। In rapeseed production, India was the third largest producer in the world after Canada, China in 2016। So ये rapeseed क्या होती है मैं आपको बताती हूँ। रेपसीड क्या है, एक ऐसा सीड है येलो कलर का, इस पे फ्लावर आता है जिससे हम बाद में जाके तेल बनाते हैं। डिफरेंट तरह के ऑयल सीड्स होते हैं, है ना, जो लगभग 12% हमारा जो पूरा कंट्री का एरिया है जिसमें क्रॉप उगाई जाती है, तो उस पूरे एरिया में 12% ऐसा एरिया है जहाँ पर ऑयल सीड्स उगाए जाते हैं। और मेन ऑयल सीड प्रोड्यूस इन इंडिया, कौन कौन से ऑयल सीड्स मतलब कौन कौन सी ऐसी चीज़ें जिनसे हम ऑयल सीड प्रोड्यूस कर सकते हैं, वो है ग्राउंडनट, जिससे हम मूंगफली का तेल बना लेते हैं, मस्टर्ड सरसों का ऑयल, तिल का तेल सीसम, ठीक है, नारियल तेल सभी जानते हैं, सोयाबीन का तेल होता है, कैस्टर सीड्स होते हैं, कैस्टर ऑयल बनता है उससे, कॉटन सीड्स होते हैं, ठीक है, लिन सीड एंड सनफ्लावर। ये सब तो हम अपने घरों में भी कुछ इतने ज़्यादा कॉमन है, डेली लाइफ में हम यूज़ करते ही करते हैं। सो देखो, आमतौर पे लोग बोलते हैं दाल चावल बहुत इंपॉर्टेंट है, हाँ है, लेकिन ऑयल सीड्स भी उतने ही इम्पोर्टेंट है। अगर तेल नहीं होगा तो खाना, हमारे आधे से ज़्यादा डिशेस तो ऐसे ही नहीं बन पाएंगी, है क्या नहीं। इवन स्पेशली इन इंडियन सोसाइटी ऑयल सीड्स बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। मोस्ट ऑफ दीज आर एडिबल एंड यूज्ड एज कुकिंग मीडियम। ज़्यादातर जो मैंने आपको बताया, आपको भी पता है कि वो कैसे एडिबल है, खाने योग्य, और खाने की चीज़ों में हम उन्हें यूज़ करते हैं। हाउएवर
These are used as raw material in the production of soap, cosmetic and ointment. और बहुत सारे ऐसे हैं जिनको हम कॉस्मेटिक इंडस्ट्री के अंदर भी यूज़ करते हैं, साबुन बनाने में या कोई भी ऑइंटमेंट बनाने में, सोप बनाने में, साबुन वगैरह ना। ग्राउंडनट कैसी है? अब हम बात करें अगर मूंगफली की, ग्राउंडनट की, तो एक खरीफ क्रॉप है जो कि कम से कम क्या करती है, हाफ ऑफ द मेजर ऑयल सीड जो हमारी कंट्री में होता है वो मूंगफली के तेल से होता है, मतलब मूंगफली से होता है। गुजरात लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है ग्राउंडनट का। गुजरात के बाद आता है राजस्थान, आंध्र प्रदेश का, लेकिन ये जो डाटा मैं आपको बता रही हूँ ये 2016-17 का है। लिनसीड और मस्टर्ड आर द रबी क्रॉप्स। लिनसीड और मस्टर्ड सरसों का कैसे, वो रबी क्रॉप है। सीसम है खरीफ क्रॉप जो एंड रबी क्रॉप इन साउथ इंडिया। अब देखो यहाँ पर कितनी अजीब बात लिखी है कि जो तिल है, जो तिल होते हैं ये खरीफ क्रॉप होती है नॉर्थ इंडिया में और वहीं पर ये रबी क्रॉप होती है साउथ इंडिया में। ऐसा क्यों? क्योंकि भाई टेम्परेचर अलग है, नॉर्थ और साउथ के टेम्परेचर्स अलग होते हैं, इसलिए कहीं पर जो रबी क्रॉप बोली जा रही है वो खरीफ बन जाती है, कहीं की खरीफ क्रॉप रबी बन जाती है। दिस इज एज सिंपल एज दैट। कैस्टर सीड इज ग्रोन बोथ एज रबी एंड खरीफ क्रॉप। और कैस्टर सीड को भी हम दोनों तरीके से उगा सकते हैं, रबी और खरीफ क्रॉप के हिसाब से दोनों से उगा सकते हैं। नाउ टी, चाय। चाय के बिना बहुत लोगों की सुबह नहीं होती है, फिर शाम आ जाती है तो दोबारा एनर्जी के लिए उनको चाय चाहिए रहती है। चाय जो लाइफ का ना एक बहुत इम्पोर्टेंट हिस्सा बन चुकी है। लेकिन मैं आपको ये बता दूं कि चाय की शुरुआत इंडिया में नहीं हुई थी, चाय बाहर से आई है और अब ऐसा लगता है कि चाय जैसे इंडिया का एक हिस्सा हो, हर घर में चाय बनती है और चाय के साथ लोगों की बहुत सारी कहानियाँ, किस्से जुड़े रहते हैं ना। तो ये बात हो गई टी की। टी कल्टीवेशन एक एग्जाम्पल है प्लांटेशन एग्रीकल्चर का और बहुत इंपॉर्टेंट बेवरेज है जो कि हमारे इंडिया में प्रोड्यूस होता है, जिसको सबसे पहले उगाया गया था या इसका प्लांटेशन करवाया गया था ब्रिटिशर्स के द्वारा, जैसे कि पहले भी हम देख चुके हैं। एंड टुडे जो बहुत सारे टी प्लांटेशन हैं अब इंडियंस के हाथों हैं, ठीक है, लेकिन शुरुआत किसने करवाई थी? ब्रिटिशर्स ने करवाई थी। The tea plant grows well in the tropical and subtropical climates endowed with a deep and fertile, well-drained soil, rich in humus and organic matter. तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल क्लाइमेट चाहिए, मतलब इक्वेटर और ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के पास वाले इलाकों में टी कल्टीवेशन हो सकता है अच्छे से। डीप फर्टाइल वेल ड्रेन्ड सॉइल होनी चाहिए, है ना, जिसमें ह्यूमस हो, ऑर्गेनिक मैटर्स हो। टी बुशेस रिक्वायर वार्म एंड मॉइस्ट फ्रॉस्ट फ्री। तो फ्रॉस्ट फ्री क्लाइमेट रहना चाहिए, मतलब आपने देखा होगा ठंड के टाइम पे जब हम देखते हैं सुबह के टाइम पे तो कुछ बर्फ आइस जैसे जम जाता है, दैट इज कॉल्ड फ्रॉस्ट। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। Frequent showers evenly distributed over the area ensure continuous growth of tender leaves. जो मतलब बारिश होती है तो उससे जो लीव्स आती है ना, चाय पत्ती, उसका कल्टीवेशन काफ़ी अच्छा होता है। टी इज़ अ लेबर इंटेंसिव इंडस्ट्री, मतलब टी है जो एक प्लांटेशन वाला काम जो है, यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा लेबर की ज़रूरत होती है। आपने आमतौर पर देखा होगा ऐसी औरतें होती हैं और पीछे डलिया ऐसे रख के बांध के पत्तियाँ तोड़ती हैं हाथों से, तो इसमें काफ़ी ज़्यादा लेबर लगती है। और क्या होता है कि हमारे भारत में तो आराम से सस्ती लेबर भी मिल जाती है, स्किल्ड लेबर भी मिल जाती है और सस्ती भी होती है। टी इज प्रोसेस विद इन द टी गार्डन टू रिस्टोर इट्स फ्रेशनेस, और फिर उसके बाद इन पत्तियों को लेके जाते हैं, आगे की प्रोसेस होती है। कौन सी वो स्टेट्स हैं जहाँ पर टी ज़्यादा होती है? तो जैसे असम में हिल्स ऑफ दार्जिलिंग के अंदर, जलपाईगुड़ी डिस्ट्रिक्ट वेस्ट बंगाल में, तमिलनाडु, केरला, और इसके अलावा हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, मेघालय, आंध्र प्रदेश और त्रिपुरा के इलाकों में भी टी का प्रोडक्शन होता है। अगर 2016 की बात करी जाए तो इंडिया वाज द सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ टी आफ्टर चाइना। कॉफ़ी की बात कर लेते हैं। इंडियन कॉफ़ी को वर्ल्ड में जाना जाता है क्योंकि उसकी क्वालिटी काफ़ी अच्छी है। Arabica variety initially brought from Yemen is produced in the country. This variety is in great demand all over the world. तो यमन से लाई हुई एक वैरायटी है कॉफ़ी की जिसको अरेबिका कहते हैं, और इसकी जो
डिमांड है पूरे वर्ल्ड में काफ़ी ज़्यादा है। इनिशियली इट्स कल्टीवेशन वॉज इंट्रोड्यूस्ड ऑन द बाबा बुदान हिल्स and even today its cultivation is confined to the Nilgiri in Karnataka, Kerala and Tamil Nadu। तो सबसे पहले जो उसका कल्टीवेशन स्टार्ट किया था वो बाबा बुदान हिल्स में किया गया था कर्नाटका के अंदर, और अभी कहाँ कहाँ होता है, कर्नाटका के अंदर ही नीलगिरीज में होता है, केरला में और तमिलनाडु, ये कुछ जगह हैं जहाँ पर होता है। इसके बाद हमारा एक टॉपिक आता है हॉर्टिकल्चर क्रॉप से रिलेटेड। तो ये कौन से क्रॉप है जो कि हॉर्टिकल्चर की लिस्ट में आते हैं, हॉर्टिकल्चर की कैटेगरी में आते हैं, उसे हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना ताकि आपको मेरी हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले और टाइम से मिले। वीडियो अगर पसंद आता है, आपकी थोड़ी भी हेल्प मिलती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करना, और अपने व्यूज़ मुझ तक पहुँचाने के लिए वीडियो पे कमेंट ज़रूर करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग साक्षीज़ विद्या साधना।